हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365। यह सामाजिक मुद्दे का है। चलिए पढ़ते हैं इसका टॉपिक स्वास्थ्य या हेल्थ के बारे में क्या संबंधित सुर्खियाँ रही हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। इसमें पहला आता है आंगनवाड़ी प्रणाली। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि आंगनवाड़ी प्रणाली को मजबूत करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में 18,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। अब आंगनवाड़ी प्रणाली के बारे में देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। आंगनवाड़ी प्रणाली आंगनवाड़ी सेवा योजनाओं के तहत शुरू की गई थी। यह प्रणाली समेकित बाल विकास सेवा योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत इसको प्रभावी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए गए, जिसमें पहला आता है पोषण की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है। तीसरा, आहार संबंधी विविधता में अंतराल को कम करने के लिए पोषण वाटिकाओं का विकास किया जा रहा है। चौथा, पारंपरिक ज्ञान और आयुष पद्धतियों का लाभ उठाया जा रहा है। और पांचवा, गवर्नेंस में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि आंगनवाड़ी सेवा योजना को अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में नामित किया गया है। आंगनवाड़ी सेवा योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अनूठे कार्यक्रमों में से एक है। समेकित बाल विकास योजना के बारे में, यह योजना 0 से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती और तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर केंद्रित योजना है। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, टीकाकरण, हेल्थ चेकअप, रेफरल सेवाएं आती हैं। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य: यह योजना बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार करना है तथा मृत्यु दर या रूढ़ता को कुपोषण की व्यापकता को कम करना। आंगनवाड़ी की पैठ में यह प्रणाली निम्नलिखित माध्यम 906.17 लाख लाभार्थियों को सेवा प्रदान करती है। यह आंगनवाड़ी केंद्र जो केंद्र इस योजना के तहत सभी योजनाएं प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, इनके बारे में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं आईसीडीएस के मूल कार्मिक हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करती हैं और आईसीडीएस के कार्यान्वयन में मदद करती है। यह एक गांव या क्षेत्र का प्रबंधन एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है और इस कार्यकर्ता को समुदाय में से चुना जाता है और इसे स्वास्थ्य, पोषण और बाल देखभाल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है। अब आता है डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में। आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है। इनमें पोषण ट्रैकिंग सिस्टम के लिए स्मार्टफोन और निगरानी के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कुशल सेवा वितरण और उनके कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग लिया जा रहा है। इस मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का उपयोग बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन और कम वजन के प्रसार की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसका उपयोग पोषण सेवा वितरण की लास्ट माइल ट्रैकिंग के लिए भी किया जा रहा है। पारिश्रमिक, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को सरकार द्वारा प्रति माह निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है, जो इसे समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है। केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत ICDS-CAS का उपयोग करने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाता है। ICDS-CAS अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक 6 स्तरीय डैशबोर्ड होता है जो इस रजिस्टर की जगह स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह संघ, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपने संसाधनों से इन कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय का भुगतान कर रहे हैं। इनकी बीमा कवरेज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित योजनाओं के तहत कवर किया जाता है। पहला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और तीसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना। इससे लाभ सवेतन अवकाश, पदोन्नति में आरक्षण, वर्दी और अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रोत्साहन एवं पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अब राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में, यह पोषण मिशन के बारे में, इसे 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य तथा तय करने और मार्गदर्शन तय करने के लिए शुरू किया गया था। पोषण अभियान का उद्देश्य भारत के सबसे अधिक कुपोषण की व्यापकता वाले चिन्हित जिलों में ठिगनेपन को कम करना तथा यह कार्य आंगनवाड़ी सेवाओं के उपयोग में सुधार करके संपन्न किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए समग्र विकास एवं पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करता है।
और पोषण अभियान में शामिल है सामाजिक लेखा परीक्षा और जन आंदोलन के जरिए लोगों को शामिल करना, कुपोषण की समाप्ति से संबंधित अलग अलग योजनाओं को चिन्हित करना, एक मजबूत एकीकरण तंत्र की शुरुआत करना, आईसीटी आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देना, आईटी आधारित उपकरणों का उपयोग करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को समाप्त करना, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई की मापने की शुरुआत करना तथा पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना है। जमीनी स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, इनकी विशिष्टता में पहले आती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, दूसरा सहायक नर्स या मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता आते हैं। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आईसीडीएस के तहत यह योजना का हिस्सा है तथा सहायक नर्स मिडवाइफ और आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण या शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है। इनकी नियुक्ति का स्थान आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का होता है और सहायक नर्स मिडवाइफ का स्वास्थ्य उपकेंद्रों के अतिरिक्त रूप में गांव का दौरा करना होता है और आशा कार्यकर्ता का ग्राम के स्तर पर होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों या कार्यकर्ता की भूमिका लाभार्थियों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास प्रदान करना, सहायक नर्स मिडवाइफ की भूमिका में स्वास्थ्य स्थिति निर्धारित करने वाले कारकों पर जागरूकता पैदा करना तथा प्रसव के संबंध में महिलाओं, परिवारों और किशोरियों को परामर्श देना, उपचारात्मक देखभाल और आपूर्ति करना है। और आशा कार्यकर्ता की भूमिका टीकाकरण और संस्थागत प्रसव के साथ साथ मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का लिए प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए मानदेय तथा प्रदर्शन से जुड़ा होता है। सहायक नर्स मिडवाइफ का भी प्रोत्साहन केंद्र द्वारा तय मानदेय पर निश्चित होता है और आशा कार्यकर्ता का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अब आता है ग्रास रूट सोल्जर्स या रोल ऑफ आशा इन द कोविड-19 पेंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र या इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव के सामूहिक प्रयासों से की गई। यह रिपोर्ट कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु भारत की प्रतिक्रिया रणनीति में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका और प्राप्त अनुभवों को रेखांकित करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 की रिपोर्ट हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं अन्य उभरते क्षेत्रों को संबंधित विश्वसनीय व तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नई प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए जैसे मृत्यु पंजीकरण, पूर्व विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित प्रक्षेत्र, मासिक धर्म, स्वच्छता, अल्कोहल और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति आदि। सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों में नज़र यह सर्वेक्षण की तुलना करेंगे जो सर्वेक्षण चौथा जो 2015-16 में हुआ था और सर्वेक्षण 5 जो 2019 और 21 के बीच में हुआ है। इनके संकेतक में आता है कुल प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या। इसमें 2019-20 में 0.2 से कम रही और इसमें 2.2 रही है। गर्भ निरोधक प्रसार के बारे में गर्भ के प्रथम 3 महीने में गर्भवती के प्रसव पूर्व देखभाल केंद्रों का दौरा तथा 12 से 23 में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात कितना क्या कम बढ़ हुआ है इसके बारे में यह डेटा दिया गया। अब आता है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट से संबंधित तथ्य यह नमूना पंजीकरण प्रणाली जनगणना को छोड़कर भारत के कई जनसांख्यिकी संकेतकों का एकमात्र आधिकारिक स्रोत है। यह रिपोर्ट प्रजनन और मृत्यु दर से जुड़े संकेतकों का वार्षिक अनुमान प्रदान करती है। यह रिपोर्ट भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत 1949 में स्थापित किया गया था और इसमें नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यह रिपोर्ट के निष्कर्षों पर नज़र आप रख सकते हैं कि अशोधित जन्म दर, 1000 की जन्म दर पर कितने जीवित जन्मों की संख्या तथा मृत्यु की संख्या, कुल प्रजनन दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। अब पढ़ते हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली। सुर्खियों में क्यों? सरकार न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक
समय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु नागरिक पंजीयन प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रही है। यह सुधार एक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इससे संबंधित तथ्य भारत में महापंजीयक ने भी राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार डेटाबेस का उपयोग जनसंख्या रजिस्टर, निर्वाचक रजिस्टर, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जाता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के बारे में यह महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी विशेषताओं की निरंतर, स्थायी और अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की एकीकृत प्रक्रिया है। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली का इतिहास 19वीं शताब्दी की मध्य अवधि से संबंधित है, जिसे 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु केंद्रीय जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था और स्वतंत्रता के बाद 1969 में जन्म पंजीकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसका उद्देश्य देश भर में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में एक रूपता और तुल्यता को बढ़ावा देना और इसके आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़ों का आकलन करना शामिल है। यह अधिनियम पूरे देश में जन्म और मृत्यु की एक समान रिपोर्टिंग फार्म और प्रमाण पत्र के उपयोग को निर्देशित करता है। यह अधिनियम मृत्यु के कारण में चिकित्सीय प्रमाणन की योजना, मृत्यु के कारणों की जानकारी प्रदान करता है और यह जानकारी जनसंख्या की स्वास्थ्य प्रवृत्तियों की निगरानी के लिए एक पूर्वापेक्षा है। इसका महत्व CRS का महत्व पहचान का अधिकार होगा, विधिक स्थिति, कल्याणकारी योजना का नियोजन एवं निगरानी, जनसांख्यिकीय, मानव अधिकार, इससे अन्य संबंध भी अन्य क्षेत्र में भी इसका महत्व रहा है। अब आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19। हाल ही में छठी नेशनल हेल्थ अकाउंट अनुमान रिपोर्ट जारी की गई है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2018-19 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार किया गया छठा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2014 में NHA तकनीकी सचिवालय के रूप में नामित किया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 के ढांचे पर आधारित है। ये अनुमान नीति निर्माताओं को देश के विभिन्न स्वास्थ्य वित्त पोषण संकेतकों में प्रगति की निगरानी करने में मदद करते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में नजर संकेतक व्याख्या विवरण। यह GDP और प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय को दिखाया गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय, कुल स्वास्थ्य व्यय के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय, कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय और कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय को शामिल किया गया है और कुल स्वास्थ्य व्यय में प्रतिशत के स्वास्थ्य बाह्य एवं दाता अनुदान को शामिल किया गया है। अब पढ़ते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य। हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस या राज्यों में टेलीमानस स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग पहल शुरू की है। टेलीमानस के बारे में इसका आरंभ राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आरंभ की गई एक पहल है। एक की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई। इसका उद्देश्य देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को और बेहतर करना है। यह प्रत्येक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में कम से कम एक टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इसकी नोडल केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को बनाया गया है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करेगा। एकीकरण संबंधित सुर्खियाँ। यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेज पहल। हाल ही में इसका उद्घाटन WHO द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस पहल के तहत दोहा में प्रमुख स्थानों पर 32 फ्रेंडशिप बेंच स्थापित की गई है। कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 में भाग लेने वाले 32 देशों का प्रतिनिधित्व करती है और यह पहल स्पोर्ट्स फॉर हेल्थ पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन और कतर के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहे हैं। इसका लक्ष्य शारीरिक गतिविधि और खेल के महत्व के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को प्रदर्शित करना है तथा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में जगह देना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके रिपोर्ट के मुख्य WHO के द्वारा जारी किया जाता है तथा यह रिपोर्ट मुख्य रूप से वर्ष 2019 में लगभग 1 अरब लोग वे किसी न किसी रूप में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित विकार के कारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मनोवृत्ति के 71% रोगियों की उपचार उपलब्ध नहीं हुआ है। यह वैश्विक स्तर पर आंकड़ा है तथा व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना की दिशा में प्रगति धीमी है।
अब आता है भारत में ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में विनिर्मित खांसी औषधियों के खास सिरप 4 सिरप को अलर्ट जारी किया है। इसके बाद भारत में ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम जांच के दायरे में आए हैं। इससे संबंधित इन सिरपों को गाम्बिया में संभावित रूप से गुर्दे की गंभीर समस्याओं और 66 से अधिक बच्चों की मौत का कारण बताया है तथा इन सिरपों का विनिर्माण और निर्यात एक भारतीय कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया था और इस कंपनी के पास निम्नलिखित उत्पादों के लिए केवल निर्यात की अनुमति है। इसमें आती हैं प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन बीपी, कॉफेक्सिनिल बेबी कप सिरप, मेकॉफ बेबी कप सिरप और माग्रिप इन कोल्ड सिरप आता है। भारत में ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम के बारे में पहला आता है भारतीय औषधि विनियामक प्रणाली की शुरुआत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 से हुई है। यह औषधि और प्रसाधन सामग्री की आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करता है। 1940 का अधिनियम और इससे संबंधित नियम केंद्र तथा राज्यों को ड्रग इकोसिस्टम के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने की अनुमति प्रदान करता है और 1940 का अधिनियम विभिन्न कार्यों के अन्य सांविधिक निकायों का भी प्रावधान करता है। यह नियामक प्रणाली की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए अतीत में कई समितियों का गठन किया गया है। इसमें मार्सेलकर समिति, रंजीत राय चौधरी समिति आदि शामिल हैं। अच्छी विनिर्माण पद्धतियाँ यह गुणवत्ता मानकों के अनुसार उत्पादों का निरंतर उत्पादन और नियंत्रण सुनिश्चित करने की एक प्रणाली है तथा यह प्रणाली चिकित्सीय प्रभाव सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से दवा निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करती है। वर्तमान में भारत में लगभग 2000 विनिर्माण इकाइयाँ GMP द्वारा प्रमाणित हैं। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी सुर्खियों में क्यों? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 जारी की है। यह वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 में दुनिया भर में 15 से 64 आयु वर्ग के लगभग 284 मिलियन लोगों ने मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया है, जो पिछले दशक की तुलना में 26% से अधिक है। हालांकि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या कम है, इसके बावजूद महिलाओं में मादक पदार्थों के सेवन में वृद्धि दर पुरुषों की तुलना में अधिक तीव्र है तथा मादक पदार्थों में उत्पादन तस्करी में निरंतर वृद्धि हुई है। भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उपयोगकर्ता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है। यहाँ इसकी आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। भारत गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में एक 30 जंक्शन और गोल्ड क्रीसेंट, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्पादित हीरोइन और हशीश के लिए एक ट्रांजिट हब के साथ साथ एक गंतव्य स्थल भी बन गया है। UNODC की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2010 से 2017 तक गांजा की सबसे अधिक अवैध खेती और उत्पादन करने वाले देशों में भी शामिल है। गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से भारत की निकटता ने भारत को मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र बना दिया है। भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग की रोकने के लिए उठाए गए कदम नारकोटिक्स सिगरेट एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, नशा मुक्त अभियान और 2018 और 2025 की अवधि में नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत नारकोटिक्स सिगरेट एंड ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अवैध तस्करी से निपटने के लिए विभिन्न देशों के साथ कई द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने कई सारे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स पर कन्वेंशन 1961, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर कन्वेंशन 1971 और साइकोट्रिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अवैध तस्करी के खिलाफ कन्वेंशन 1988। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यह ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में सूचना और खुफिया जानकारी साझाकरण के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए समन्वय करती है, जैसे सार्क और ड्रग ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क, ब्रिक्स, कोलंबो प्लान, आसियन सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर आदि। नारकोटिक्स समन्वय तंत्र आता है इसके अंतर्गत और गिरफ्तार हो चुके नारकोटिक्स संबंधी अपराधियों का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस, जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली नामक एक पोर्टल बड़ी मात्रा में जब्ती से जुड़े मामलों से संबंधित है। संबंधित सुर्खियां केंद्र ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत अभियोजन या गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया है। अधिनियम में मुख्य बदलाव दिशा निर्देशों के अनुसार अधिनियम के तहत अभियोजन तथा गिरफ्तारी के लिए यात्री सामान में वस्तुओं की बाजार मूल्य सीमा को बढ़ाया गया है। वाणिज्यिक धोखाधड़ी में यह सीमा 2 करोड़ रुपये निर्धारित की गई और इसके पहले 1 करोड़ थी।
अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। पहला आता है शारीरिक गतिविधि पर वैश्विक रिपोर्ट 2022। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह रिपोर्ट यह आकलन करती है कि सरकारें किस हद तक सभी आयु वर्ग और क्षमताओं में शारीरिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। मुख्य निष्कर्ष: 50% से कम देशों में एक राष्ट्रीय शारीरिक गतिविधि नीति मौजूद है और केवल 40% से अधिक देशों ने ही सड़क डिजाइन मानकों को अपनाया है। अब आता है अधिसूचित रोग। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति ने 139वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कैंसर को एक अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है। इसमें कैंसर के मामलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में मदद मिलेगी। अधिसूचित रोग ऐसे रोग जिनके बारे में सरकारी प्राधिकरणों को सूचित करना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है और प्रत्येक चिकित्सक उसके संस्थानों द्वारा सरकार को अधिसूचित रोगों के मामलों के बारे में सूचित करना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। अधिसूचित रोग के बारे में हैजा, डिप्थीरिया, इंसेफेलाइटिस, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, पर्टुसिस, प्लेग, तपेदिक एड्स, मलेरिया, डेंगू आते हैं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है। यह नीति 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित करती है और इस नीति में समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहु क्षेत्रक सहयोग का आह्वान किया गया है। और भारत में 2021 के दौरान लगभग 1.6 लाख आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई और 2021 के आंकड़े 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि रखते हैं। पारिवारिक समस्याओं और बीमारी इन आत्महत्याओं के प्रमुख कारण रहे हैं। आत्महत्या की रोकथाम के लिए रेड्स द्वारा पथ को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें रेनफोर्स, R फॉर रेनफोर्स, E फॉर इनहेंस या क्षमता में वृद्धि करना, D फॉर डेवलपमेंट और S फॉर स्ट्रेंथ करना। इसके लिए रोकथाम के लिए पहले राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि। पालन 1000। सरकार ने बाल स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पालन 1000 अभियान पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया है। पालन 1000 अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों की संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। पहले 1000 दिन बच्चे में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक ठोस नींव का निर्माण करते हैं और यह ऐप पोषण करने वाले व्यवहारिक सलाह प्रदान करेगा कि वे अपनी दिनचर्या में क्या कर सकते हैं। नवजात शिशुओं के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का एक तंत्र विकसित कर रहा है। इसके तहत माता पिता अपने नवजात और छोटे बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसे स्वास्थ्य ID के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही आभा कार्ड के लिए नामांकन के पात्र हैं और आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जारी किया जाता है और इसमें आभा नंबर माता पिता को जन्म से लेकर सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड करने में सक्षम बनाएगा। इससे माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी कर सकेंगे। अब आता है पोषण और स्वच्छता के संदर्भ में पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है। पहला आता है भारत में पोषण सुरक्षा के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत 121 देशों में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि भारत 2021 में 101वें स्थान पर था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के बारे में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड और बेल्ट हंगर हिल पे द्वारा वार्षिक रिपोर्ट से प्रकाशित किया जाता है। इसे पहली बार 2006 में जारी किया गया था तथा वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसका 17वां संस्करण है। भारत में पोषण की स्थिति, इसमें सूचकांक में प्राप्त स्कोर है 29.1 और भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर है। बच्चों में दुबलापन दिखाया गया है, अल्प पोषण, इन सब के बारे में दिखाया गया है। इसमें मेन है कि भारत 107वें स्थान से 107वें स्थान पर 121 देशों में से है और 2021 में इसका 101वां स्थान था। इसके सभी रेशियो दिखाए गए हैं। भारत के पड़ोसी देशों के स्थान देख लेते हैं। नेपाल 81 स्थान पर है, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और श्रीलंका
64वें स्थान पर है। और भारत में भुखमरी को निपटाने के लिए पहल है, सरकार की पहल है, जैसे मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, फूड फोर्टिफिकेशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को शुरू किया गया है। ये सरकार द्वारा चल रही परियोजनाएं हैं। यह विश्व पोषण की स्थिति बताई गई है कि विश्व में भारत किस स्थान पर है और क्या इनका प्रतिशत रहा है। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022। हाल ही में विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु में खाद्य के संयुक्त रूप से निम्नलिखित संगठनों द्वारा यह संयुक्त रूप से तैयार की गई है। इसमें आता है पहला, खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष में यह 2030 तक भुखमरी, अखाद्य सुरक्षा, कुपोषण कोष के सभी रूपों में समाप्त करने पर सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में प्रतीत होता है कि विश्व इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण के लिए इसमें एक उत्तरदायी कारक को बताया गया। भारत से संबंधित निष्कर्ष में इसमें कुल जनसंख्या अल्प पोषण से 16.3% है, 5 वर्ष से कम आयु में बच्चों में दुर्बलता 17.30% है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिंगनापन 30.9% और विशेष रूप से स्तनपान करने वाली शिशु 58% है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त अनाज प्रदान करना है। इससे संबंधित तथ्य, यह पीएम गरीब कल्याण योजना ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 3 के तहत सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूं, मोटे अनाज मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि के लिए यह लागू किया गया है। पात्र परिवारों में प्रारंभिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार शामिल होंगे। अब तक केंद्रीय निर्गम मूल्य के रूप में मोटे अनाज, गेहूं, चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का भुगतान करना पड़ता था तथा केंद्रीय निर्गम मूल्य सब्सिडी युक्त वह मूल्य होता है जिस पर सरकार राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। सब्सिडी युक्त मूल्यों का उल्लेख राष्ट्रीय खाद्य मिशन 2013 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। हालांकि सरकार ने इसे कार्यकारी आदेश के माध्यम से परिवर्तित कर सकती है। यह 2013 के बारे में इस NFSA 2013 की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए हालिया सुधार किए गए, जैसे राइस फोर्टिफिकेशन, ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं, आपूर्ति श्रृंखला का ऑटोमेशन, वन नेशन वन कार्ड योजना तथा आधार कार्ड से सत्यापन। ये सब इसके हालिया में सुधार किए गए हैं। PMGKAY के अंतर्गत निम्नलिखित 2 सब्सिडी योजनाओं का विलय कर दिया गया है, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्य सब्सिडी और विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी। हालांकि मध्याह्न भोजन योजना जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आपूर्ति के लिए किए जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। PM गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरू की गई और PM गरीब कल्याण अन्न योजना से जो अलग है, और इसे PM गरीब कल्याण योजना 2020 में महामारी राहत उपाय के लिए शुरू किया गया है। PM गरीब कल्याण योजना को NFSA के लाभार्थियों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। यह खाद्यान्न NFSA अधिनियम के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लाभार्थियों की मासिक पात्रता के अतिरिक्त था और इस मासिक पात्रता के अंतर्गत अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवार में प्रति व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज प्रदान करना है। यह योजना बंद कर दी गई है। ये PDS प्रणाली का दशक 1960 से 2013 तक का दिखाया गया है। यह उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रसारित लाभार्थी और इन सब के बारे में बताया गया है। संबंधित सुर्खियां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। यह रैंकिंग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्रमशः 3 शीर्ष स्थानों पर है और विशेष श्रेणी के राज्यों में शीर्ष स्थान पर है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। हाल ही में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण जारी किया। इसकी थीम वेस्ट टू वेल्थ है।
यह सर्वेक्षण अपशिष्ट प्रबंधन में चहुमुखी दिशा में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए SBMU 2.0 की प्रतिबद्धता के रूप में किया गया है। यह अपशिष्ट मुक्त शहरों के विजन पर केंद्रित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में, यह सर्वेक्षण वर्ष 2016 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था तथा स्वच्छ सर्वेक्षण देश भर में गाँवों, शहरों और कस्बों में साफ सफाई, स्वच्छता तथा आरोग्यता का विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 23 का मुख्य मूल्यांकन 3 घटकों पर आधारित है: सेवा स्तर की प्रगति, प्रमाणन और नागरिकों से प्रतिक्रिया के संदर्भ में। इनमें अतिरिक्त अंक दिए गए हैं: ठोस एवं गीले अपशिष्ट को स्रोत पर सही ही अलग करना, शहरों की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना और डंप साइट भेजे जाने वाले अपशिष्ट को कम करना। तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के माध्यम से शहरों के भीतर वार्डों की रैंकिंग को भी बढ़ावा दिया गया है और शहरों का आकलन उनके द्वारा सामना किए जा रहे खुले में पेशाब और खुले में थूकने के मुद्दों पर आधारित संकेतकों पर किया जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें पहला आता है ठोस व गीले अपशिष्ट के स्रोत पर ही अलग अलग करना। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत शामिल किए गए शहरों को छोड़कर अन्य सही शहरों पर ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का प्रबंधन करना है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट को खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम की संयुक्त रिपोर्ट है। इसके अंतर्गत यह प्रमुख खाद्य स्पॉट में अफगानिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया, यमन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश शामिल हैं। यह 53 देशों में 222 मिलियन लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इस प्रमुख चालक एवं प्रेरक कारक में संघर्ष, विस्थापन, शुष्क जलवायु, आर्थिक आघात, बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में वॉस पर वैश्विक प्रगति रिपोर्ट 2020-21। इसे जारीकर्ता इस रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने जारी किया है। यह जल, सफाई और स्वच्छता, वॉस तथा संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: यह विश्व की आधी स्वास्थ्य सेवाओं देखभाल सुविधाओं में बुनियादी स्वच्छता की सेवाओं का अभाव है तथा यह अस्वच्छ स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा केंद्र में रोग संचरण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध भी उत्पन्न होने लगता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई पहले रेट्रोफिट टू ट्विन फिट अभियान। यह अभियान मलगात अपशिष्ट से बेहतर प्रबंधन की दिशा में घरों में दोहरे गड्ढे वाले शौचालयों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। स्वच्छ जल से सुरक्षा। यह अभियान स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। और ASSG के 2023 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण टूलकिट। इस टूलकिट में आकलन के अलग अलग चरणों तथा पंचायतों और जिलों को ODF प्लस की प्रगति के आधार पर बेसलाइन रैंकिंग की जानकारी शामिल है। SSG का संचालन जल शक्ति मंत्रालय और के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा वर्ष 2018 में किया गया था। यह राज्यों और केंद्र सरकारों के उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग तय करता है और उस रैंकिंग के लिए यह स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों का उपयोग करता है। ऐसे संबंधित है। अब इसका ये लास्ट टॉपिक आता है विविध में पहला टॉपिक है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा। सुर्खियों में क्यों हाल ही में एक सरकारी पैनल ने कर्मचारी पेंशन योजना की वहनीयता पर चिंता व्यक्त करने के लिए गिग श्रमिकों और स्वनियोजित लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना की सिफारिश की है। सार्वजनिक पेंशन योजना भारत में सामाजिक सुरक्षा के बारे में कानूनी स्थिति। हालांकि भारत में एक मूल अधिकार नहीं है भारत में यह एक मूल अधिकार नहीं है, किंतु एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसे अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47 का पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्व के संदर्भ में श्रम समवर्ती सूची का विषय है तथा इसलिए नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी दायित्व है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार और वर्ष 2019-20 में श्रम बल में शामिल होने वाले अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 90% अनौपचारिक प्रगति में स्वरोजगार में नियोजित थे और 98% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित थे। इनमें अधिकांश लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। सरकार की हालिया पहल सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इसे संगठित, असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के सभी कर्मचारियों कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर 9 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित किया गया है, जिसमें समाविष्ट किए गए कानूनों में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 और उपदान संदाय अधिनियम 1972 को शामिल किया गया। नई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना,
यह असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है। दूसरी आती है व्यापारियों तथा दुकानदारों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। यह व्यापारियों, दुकानदारों आदि के लिए एक स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना है। ई श्रम पोर्टल, इसका उद्देश्य असंगठित कार्यक्रमों कामगारों के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है ताकि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब आता है वैश्विक जनसंख्या वृद्धि। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के हालिया अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या बढ़कर 8 बिलियन हो गई है। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सामयिक भिन्नता, स्थानीय भिन्नता। सामयिक भिन्नता, वैश्विक जनसंख्या में अधिकांश वृद्धि विगत शताब्दी में हुई है। स्थानिक भिन्नता में यह विकसित देशों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट है तथा निम्न आय वाले देशों की जनसंख्या वृद्धि दर में बढ़ोतरी है। और वर्ष 2050 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसमें औसत जीवन प्रत्याशा, वैश्विक जीवन प्रत्याशा वर्ष 1913 में 34 वर्ष थी और 2022 में 72 वर्ष हो गई है। भविष्य में इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी। भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट भारत में अपराध रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु में समग्र अपराध को दिखाया गया है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध, अनुसूचित जाति और जनजाति के विरुद्ध अपराध, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी और पर्यावरण संबंधी अपराध इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स समिति की सिफारिशों के आधार पर 1986 में की गई थी। संबंधित सुर्खियां, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 को NCRB द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट को वर्ष 2021 में भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 120 लोगों द्वारा आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए थे और अब तक यह उच्चतम स्तर पर है तथा इस रिपोर्ट में भारतीयों को भावनात्मक स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव को भी रेखांकित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में पहला आता है आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा। इसे जारी करते संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा जारी किया है। यह कार्य एजेंडा आंतरिक विस्थापन संकटों को बेहतर ढंग से हल करने और रोकने और दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। यह एजेंडा 3 लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है, जिसमें पहला आता है आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की उनके विस्थापन की एक स्थायी समाधान खोजने में मदद करना। दूसरा, नए विस्थापन संगठनों को उभरने से बेहतर तरीके से रोकना। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि विस्थापन का सामना करने वाले को प्रभावी सुरक्षा और सहायता मिले। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, इसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका लक्ष्य, राष्ट्रीय वायु खेल नीति का लक्ष्य देश में हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, बहनीय और संधारणीय परिवेश प्रदान करना है और इसे 2030 तक भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल करना है। उन्नत ज्ञान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी या आकृति मिशन। आकृति कार्यक्रम को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र संचालित करता है। आकृति कार्यक्रम के तहत कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में उनके आसपास युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत दी गई सेवाएं बार्क आकृति कार्यक्रम के तहत वर्तमान में जैव निम्नीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण, जल, खाद्य और कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परामर्श प्रदान करना है। विस्तृत कार्यक्रम रिपोर्ट पोर्टल। यह रिपोर्ट पोर्टल बीमा कंपनियों के परामर्श से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक वेब पोर्टल है। यह सड़क दुर्घटनाओं पर एकीकृत डेटा और तुरंत जानकारी प्रदान करता है तथा यह पोर्टल डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के माध्यम से पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करेगा और जाली दावों की जांच करेगा और अन्य कार्य संपन्न करेगा। हैबिट्स के बारे में, इस विचार को फ्रांसीसी समाजशास्त्री पी रे वाल्टन ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस 1977 के जरिए लोकप्रिय बनाया था। हैबिट्स एक सामूहिक इकाई को संदर्भित करता है। इसके द्वारा समाज की प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां स्थापित तथा पुनः उत्पन्न की जाती हैं। हैबिट्स एक सामूहिक इकाई को संदर्भित करता है। इसके द्वारा समाज की पुनः उत्पन्न करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को स्वाभाविक, वर्जित, तटस्थ या अच्छा या बुरा मानता है तो वह हैबिट्स से निर्मित होता है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट, इसमें पहली आती है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022। इसे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष अनपेक्षित गर्भावस्था वाली महिलाओं में से लगभग 60% गर्भपात करा लेती हैं और कुल गर्भपात में से 45% असुरक्षित होती हैं। ऐसे गर्भपात 5 से 13% तक मातृ मृत्यु दर का कारण बनते हैं। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति जेंडर स्नैपशॉट 2022। इसे
UN बीमा तथा संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके मुख्य निष्कर्ष विश्व 2030 तक लैंगिक समानता को प्राप्त करने की राह पर नहीं है और विश्व में 380 मिलियन महिलाएं और लड़कियां अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही हैं और भारत में 1/4 ग्रामीण परिवार की महिलाएं लड़कियां प्रतिदिन 50 मिनट से अधिक समय तक जल एकत्र करने में लगाती हैं। अब आता है सिटीज अलाइव डिजाइनिंग स्ट्रीट दैट वर्क फॉर वुमेन रिपोर्ट। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट शहरी योजना निर्माण और विकास के सभी पहलुओं से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करने में आवश्यकता पर बल देती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 4 प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति और उनके विकास क्रम पर आधारित होती है। इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित निष्कर्ष: भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता सूचकांक में विश्व में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है तथा भारत 146वें स्थान पर है और राजनीतिक सशक्तिकरण उपसूचकांक में भारत के अंक में गिरावट दर्ज की रही है। पड़ोसी देशों में रैंकिंग भारत से बेहतर है। बांग्लादेश 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव 117, भूटान 126 है। आधुनिक दास्ता की वैश्विक अनुमान रिपोर्ट जारी करते इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है और इस रिपोर्ट में आधुनिक दास्ता को परिभाषित किया गया है। इसमें 2 प्रमुख घटकों अर्थात जबरन श्रम और जबरन विवाह को शामिल किया गया है। भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदु में यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवास दर अधिक दर्ज की गई है तथा यह महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर देखी गई है। इसने ग्रामीण संकट को जन्म दिया है। महिलाओं में विवाह के लिए प्रवास दर उच्चतम देखा गया है। ग्लोबल ट्रेडर्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2021 इसे UNHCR द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख सांख्यिकी रुझान उनकी हालिया संख्या बताती है। इसमें शरणार्थी, शरण की मांग करने वाले, आंतरिक रूप से विस्थापित लोग, विश्व भर में राज्य विहीन व्यक्ति और जो अपने मूल देश या मूल क्षेत्र को लौट आए हैं तथा इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष में वर्ष 2021 के अंत तक युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न से मानवाधिकार के हनन में विस्थापित होने वाले 8.93 करोड़ थे और इसमें बच्चे विश्व की आबादी का 30% हिस्सा है और सभी जबरन विस्थापित लोगों में उनका 41% हिस्सा है। अब आता है भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट, जिसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार की है। यह रिपोर्ट भारत में असमानता की प्रवृत्ति तथा गहराई के समग्र विश्लेषण को प्रदर्शित करती है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक विशेषताओं, आय वितरण और श्रम बाजार की गतिशीलता में असमानताओं को जानकारी एकत्र करती है तथा इसमें पोषाहार की कमी अभी भी एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट, खाद्य संकट रिपोर्ट इसे ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें वर्ष 2021 में 53 देशों के लगभग 19.3 करोड़ लोग विकट खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 4 करोड़ अधिक है। खाद्य असुरक्षा के 3 प्रमुख कारण संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट हैं और ये सुझाव इसके अंतर्गत खाद्यान्न तक पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए अग्रिम पंक्ति की मानवीय सहायता से छोटी जोत वाले कृषि की अग्रिम प्राथमिकता देने की आवश्यकता और 3x3 दृष्टिकोण का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब आता है जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 इसे IFPR द्वारा जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसे वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसे 1975 में स्थापित किया गया था। इस रिपोर्ट में साक्ष्य आधारित नीतियों और नवाचारों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है। इसने हमारी खाद्य प्रणालियों में अनुकूलन और समन उपायों को प्राथमिकता देने और इन्हें तुरंत लागू करने पर बल दिया है। इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: वर्ष 2030 तक भारत खाद्य उत्पादन 16% तक कम हो सकता है। साथ ही भूखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में 23% की वृद्धि हो सकती है। CGIAR एक वैश्विक साझेदारी, इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसे खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर हमारा यह सोशल इशू का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।